इमरान खान से आज उनकी दो बहनों की जेल में मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने 2 हफ्तों के लिए तहरीक मुलतवी कर दी है और उसकी वजह बताई जा रही है कि आलमी हालात के पेश नज़र खान साहब ये चाहते हैं कि अभी तहरीक ना चलाई जाए। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का मामला, फैसल सिद्दीकी साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत में क्या गुफ्तगू हुई, जजेस ने रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये एक अजीबोगरीब सिलसिला चला हुआ है कि हम लोगों को उनके कहने पर जवाबदेह नहीं ठहराते, उनके ना कहने पर जवाबदेह ठहराते। उन्होंने फलां बात क्यों नहीं की, फलां को गाली क्यों नहीं दी, फलां वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की। पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं है ना। पाकिस्तान में तो डंडा है, उस डंडे के जोर के ऊपर सारी चीजें सीधी कर दी जाती हैं, टेढ़ी कर दी जाती हैं। जिस वजह से इमरान खान साहब पे यहूदी लॉबी का इल्जाम लगता है वो उनकी एक्स वाइफ है ना। उनका कुछ ट्विटर हैंडल जाके देखे, उन्होंने जिस तरह से पैलेस्टीनियन बच्चों की हलाकतें और मीडिया कवरेज, एक बंदा इजरायली मरता है उसको 33% मोर कवरेज मिलती है और इजरायलीज के निस्बत 34% ज्यादा फलस्तीनी मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड अंपायर। इमरान खान से आज उनकी 2 बहनों की जेल में मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने 2 हफ्तों के लिए तहरीक मुलतवी कर दी है और उसकी वजह बताई जा रही है कि आलमी हालात के पेश नज़र खान साहब ये चाहते हैं कि अभी तहरीक ना चलाई जाए। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का मामला, फैसल सिद्दीकी साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत में क्या गुफ्तगू हुई, क्या जजेस ने रिमार्क्स दिए और फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल क्या थे, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ट्रंप G7 का इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जंगबंदी नहीं, इससे बेहतर चीज़ पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका के नज़दीक जंगबंदी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, खान साहब ने आलमी हालात के पेश नज़र 2 हफ्ते के लिए तहरीक मुलतवी किया और इस पर तनकीद यूँ की जा रही है कि खान साहब को जेल में ईरान इसराइल मामले के हवाले से पूरी खबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मजम्मती ट्वीट नहीं किया। अब ये तो एक ऐसी बात है कि जिसका कोई जवाब, जिसको बार बार छेड़ के उसको वैलिडेट करने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा ये कोई लेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं है। अहम बात यह है कि क्योंकि अगर ये शुरू होगा तो फिर कई जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना कि फ़लाँ जगह से क्यों नहीं आई, फ़लाँ ट्विटर हैंडल ने ये क्यों नहीं कहा, फ़लाँ ट्विटर हैंडल ने क्यों नहीं ये क्यों नहीं कहा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये एक अजीबोगरीब सिलसिला चला हुआ है कि हम लोगों को उनके कहने पर जवाबदेह नहीं ठहराते, उनके ना कहने पर जवाबदेह ठहराते। हाँ। कि उन्होंने फ़लाँ बात क्यों नहीं की, फ़लाँ को गाली क्यों नहीं दी, फ़लाँ वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की, फलां को बेइज्जत क्यों नहीं किया। अच्छा, हालांकि वो हो जाएगा, वो रात तक हो जाएगा। अच्छा, ये क्या, ये कोई तरीका है कि इस पे हम बात करें? मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि वो मोदी पे नवाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। मतलब इस तरह तो ना करें भाई। लोगों को आपने इस बुनियाद पर पकड़ना कि वो चुप हैं या कोई बात, किसी बात पे कुछ कह नहीं रहे। तो एक तो ये बात है कि कोई तरीका नहीं है कि इस पे हम बात करें कि फलां ने ट्वीट क्यों नहीं किया, फलां ने क्यों नहीं किया। भाई वो उन्होंने सारे काम कर दिया, ट्वीट नहीं किया तो नहीं किया, अब क्या करें। मोदी वाला तो जायज़ है, माज़रत के साथ मोदी वाला तो ये जायज़ है कि मोदी ने पाकिस्तान पे हमला, अनप्रोवोक्ड अटैक किया, वहां पे पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद डायरेक्ट पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, यहाँ पे सिविलियन डेथ्स हुई, फिर जो धमकियां वो पाकिस्तान को देता रहा, पाकिस्तान का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में नहीं बोला। इधर तो दूसरा बंदा वो है कि जिसके या तो ना हाथ में मोबाइल फोन है और बैटरी भी चार्ज है, वो कहती है आपको बता दिया भी ट्वीट करे। भाई बता दिया, वो जाके आप उसकी आ जाएगी। बाजा साहब, जब उसूल है ना तो वो सबके लिए एक सा है। उसूल की बुनियाद पे आप ये एक ही काम, आप खामोशी पे नहीं पकड़ते लोगों को, सर वो जेल में बयान पे पकड़ते हैं। भाई ये फर्क अपनी जगह है, ये बहुत बड़ा फर्क है सर। अच्छा, अब आप, मैं तो एक उसूली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, इसका आपने तो फिर इसका मतलब है अदालत के सामने या कोई बंदा, यानी खामोशी जो है ये मिस इंटरप्रेट तो हो सकती है। लेकिन अभी साहब मुख्तलिफ हालात में उसूलों का स्टैंडर्ड भी तो मुख्तलिफ हो जाए, यानी कोई ऐसा नहीं होता। अब आप पाकिस्तान में तो ऐसे ही चल रहा है। पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं है ना। पाकिस्तान में तो डंडा है, उस डंडे के जोर के ऊपर सारी चीजें सीधी कर दी जाती हैं, टेढ़ी कर दी जाती। टेढ़ी को सीधा कह दिया जाए, सीधी को टेढ़ी कर दिया जाए। चलिए, असल बात तो सर ये है ना कि जिस वजह से इमरान खान साहब पे यहूदी लॉबी का इल्जाम लगता है वो उनकी एक्स वाइफ है ना, जमाइमा गोल्डस्मिथ। उनका कुछ ट्विटर हैंडल जाके देखे, उन्होंने जिस तरह से पैलेस्टीनियन बच्चों की हलाकतें और मीडिया कवरेज, एक बंदा इजरायली मरता है उसको 33% मोर कवरेज मिलती है और इजरायलीज के निस्बत 34% ज्यादा फलस्तीनी मर जाते हैं। इमरान खान वो उस पर आवाज उठा रही है। इमरान खान के बारे में ये कहना
कि वो किसी जंग की हिमायत करेंगे और बिलखुसूस इसराइली जारहियत की मजम्मत नहीं करेंगे, ये सोचना आला दर्जे की बेवकूफ़ी है। जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें जानते हैं ना, वो उन्हें पता है कि ये इंतहाई बिल्कुल एक ऐसी बात है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा कि ये इतनी नीच बात। चले अब तहरीक यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पता उनके मुखालिफिन को भी है, उनके मुखालिफिन को भी पता। तहरीक की बात 2 हफ्ते के लिए अब देखिए, जहाँ तक 2 हफ्ते का इन्होंने इल्तवा किया है ना तहरीक का, एक तो ये वाकई बात ठीक है कि इस वक्त जो हालात है ना वो किसी और तरह के। न्यूज़ साइकिल पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 महीने से वो बदला है। जब भी सियासी तहरीक होती है उसको एक न्यूज़ साइकिल की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए कि इससे पहले इंडिया का मामला था जी, वो 22 अप्रैल से चला और फिर वो पहले 11 मई को कंक्लूड हुआ, फिर उसके बाद खुशी मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर खबरों का तनाजुर कुछ बदल गया, उसके बाद फिर ये ईरान वाला बजट का मामला, फिर बजट, चलिए बजट तो खैर क्या है, फिर ईरान वाला मामला शुरू हो गया। ये दोनों मामला तो बड़े सीरियस हैं। पहला हमारी सलामती को, हमारी कौमी सलामती को बराह रास्त धचका था जी, जिसका हमने बड़ा मौसर जवाब दिया। और ये जो दूसरा मामला है जो इसराइल और ईरान के दरमियान है, ये खाली उनके दरमियान नहीं, ईरान हमारा पड़ोसी भी है, मुसलमान मुल्क भी है, उसके साथ हमारा बॉर्डर भी मिलता है, उसके साथ हमारा तहजीबी और सकाफती रिश्ता भी है। अच्छा, अगरचे हमें यानी ईरान के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर सरकारी सतह पे दोनों मुल्कों के हैं, ईरान को भी हैं, यानी यहाँ तक भी हो चुका है कि हमने एक दूसरे के ऊपर हमला नुमा हरकत भी फरमा रखी है ना, कि वहाँ से एक ड्रोन आया, उसने पाकिस्तान पे हमला किया, फिर पाकिस्तान से भी उधर ड्रोन गया जवाब देने के लिए। तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद हम मुल्कों के अवाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब वहाँ पर जो कुछ हो रहा है और जिस खित्ते में हो रहा है, इस खित्ते से हम लाताल्लुक नहीं रह सकते। हालत यह है कि अब यहाँ तक सूरत पहुँची हुई है कि अगर हम इस बात पे सोचते हैं, और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ईरान को ऐसी फ़ौजी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसके नतीजे में उसके अंदर कोई हुकूमती सतह पे तब्दीली आ जाए, तो उसके असरात पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। अच्छा, ये जो रिजीम चेंज का एक दफ़ा मामला चल पड़ा जी, तो फिर आपको ये बताऊं कि फिर खैरियत का ये पैगाम नहीं है हमारे लिए, किसी के लिए भी, दुनिया ना अरब के लिए ना हमारे लिए। तो लिहाजा हमें इस सिचुएशन से जल्द अज जल्द निकलने की दुआ करनी चाहिए। अब दूसरा हिस्सा इसका ये है कि जब हम इतने ये उस तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है जिस तरह का भारत के साथ था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामला इससे जुड़े हुए, मुतासिर हम दिफा की ट्वीट देखिए, और फिर जो जी वो तो खैर ये कोई जुबान है हबीब साहब, चूंकि वो इसराइल के मामले पे बात हो रही है ना, वहाँ पे रजीम चेंज ही की बात चल रही है। वो इंटरव्यू है रजा शाह दोयम का जी, जिसको उन्होंने कोट करके उस पर ऐसी जुबान इस्तेमाल की है कि मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, मैं भी नहीं दोहरा सकता। और ये कम से कम चीज़ है कि इस पे अगर कोई और मुल्क का वज़ीर दिफा ये बात करता तो अब तक अपने ओहदे पे ना रहता। ये जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनके इस्तेमाल के बाद कोई वो शख्स अपने ओहदे पे ना रहता। अब ख्वाजा आसिफ ने ये जो कहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा शख्स हमारा वज़ीर दिफा है। अच्छा, लफ्ज़ तो जो ना इस्तेमाल किया हबीब साहब, जो उसका मतन है, नहीं, आपको जरूरत क्या है किसी दूसरे मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने की? हमें उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपको क्या जरूरत है कि आप ईरानी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? वहां पे भाई जो मर्जी, जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, और रजा शाह पहलवी का बेटा जो है वो उसका स्टेक हो सकता है वहां पे, और उसका स्टेक है जी। तो भाई अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना आप निहायत एक गलत मैसेज देते हैं। और फिर हालात क्या है? हालात देखिए कि पाकिस्तान के बारे में ये बात एक कहीं से चल पड़ी कि पाकिस्तान, अगर इसराइल ने कोई अटैक किया ईरान के ऊपर न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक इसराइल पे कर देगा।
इस पे वजाहत देनी पड़ी, इस पे वजाहत देनी पड़ी। ये हालात इतने सादा नहीं होते जी, ऐसे ही। और आज फिर जब वो कह रहे थे उनके चेहरे पे कर्ब भी था जो इसहाक डार साहब के, जनाब हमारा जो सारा मामला है वो सिर्फ इंडिया के लिए है, जी जी जी, हमें माफ रखें, हमें उसी तनाजुर में ही देखा जाना चाहिए। ये इन्हें अंदाजा नहीं है कि ये जो लोग इस तरह की जज्बाती बातें करते हैं ये कितनी खतरनाक है। अच्छा, हम तो बात कर रहे हैं ना तहरीक तो अब जो ऐसी खतरनाक सूरत हाल में तहरीक जो है पाकिस्तान में, पीटीआई और पीटीआई के जो अब तो पैटर्न इन चीफ है इमरान खान साहब ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि ये मामला इस वक्त तहरीक का नहीं है। हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मुल्की सियासी तहरीकों में अगर इस तरह के नाजुक मामला डिस्कस होना शुरू हो गए ना, तो उसका अपना एक प्रेशर होता है, वो दुनिया पर भी होता है और वो पाकिस्तान की हुकूमत पर भी होता है। तो इसलिए उससे बचाने के लिए पाकिस्तान को ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इस तरह के भी ऐसी हमागीर तहरीक ना चले। हाँ, वो टोकन के तौर पे जैसे केपी में कर रहे हैं, दैट्स ऑलराइट, टोकन के तौर पे आ रहा है, छोटा मोटा रखें, उस तरह ना लेके जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हबीब साहब का न्यूज साइकिल वाला, वो होता है ना, मतलब आपने यू हैव टू बी इन न्यूज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया में तो न्यूज साइकिल से पीटीए वैसे ही काफी दिन, लेकिन नॉनदलेस वो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब फिर सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की भी आप जब बात करते हैं तो वहां भी लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट, चूंकि दुनिया का इतना बड़ा एक वाकया और जंग चल रही है, वो भी डाइवर्टेड है इस वक्त, तवज्जो तो फुल फोकस वहां पे भी नहीं होगा। तो दैट इज फॉर दैट वन रीजन टोटली, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। और फिर ईरान के साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है। अब देखिए यहाँ पर बैठ के एक बात करते हैं, मैंने खुद भी कई गुफ्तगू की तो मुझे कुछ लोग कहने लगे कि जनाब ये आपने ईरान के बारे में आपका नुक्ता नज़र जो है वो तो हटा हुआ है और ये है। भाई इस वक्त नुक्ता नज़र हकीकत के मुताबिक होना है। ये आपने हक़ाइक़ का जायज़ा लेना है, ज़मीनी हक़ाइक़ का। ईरान के साथ हमदर्दी बिल्कुल अपनी जगह। अब बुखार भी हो ना किसी को, डॉक्टर की हमदर्दी पूरी होती है, लेकिन वो कड़वी गोली और इंजेक्शन लगाने से गुरेज नहीं करता। हकीकी जायज़ा लें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम हर तरह की जंग को खेल समझना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान को इससे निकालना कैसे, ये सोचें। अच्छा, अब हबीब साहब चलें, तहरीक वाला मामला हो गया, ईरान पे भी अभी आगे हम जाके अभी डिटेल से बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे फैसल सिद्दीकी साहब ने आज जो दलाइल दिए हैं उस पर एक दो जजेस को छोड़कर तकरीबन सारे जजेस ही इस बात पे मुत्तफिक नज़र आ रहे थे कि ये जो सारा मामला फैलाया है ना, ये इलेक्शन कमीशन ने फैलाया। मुत्तफिक नहीं, लाजवाब नजर आ रहा है। हाँ, लाजवाब कह लें चले। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये जो एक हमें तासुर मिल रहा है कि जजेस मान रहे हैं इस बात को, और फिर ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक कैसे बन सकता है, तो क्या सीटें मिल जाएंगी पीटीआई को या फिर मामला वही होना है जो हमारी इलेक्शन कमीशन का जहां तक फरीक बनने का मामला है, ये मामला तो फायज ईसा के सामने भी आया था, जो अपने नाम के साथ जस्टिस, फिर चीफ जस्टिस और काजी भी लिखता था। अच्छा, अब उसने भी और उस वक्त भी कुछ जजों को इस पे एतराज़ था, लेकिन वो शख्स जो था वो इलेक्शन कमीशन के बारे में एक उसने बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन ले ली थी और उसने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा फरीक बनाकर सुना भी था। उसने, आपको याद होगा कि उस इलेक्शन, वो जो बल्ले वाला केस था उसमें भी इलेक्शन कमीशन आ गया था जी। और दूसरे में भी उसमें आ गया था या नहीं? इलेक्शन कमीशन के वकील को वो कहते थे कि वो बोल रहे हैं और ये आईनी इदारा, इसकी इज्जत होनी चाहिए, आप बोल रहे हैं। जी। दूसरी तरफ से बोलते थे, वो कहते थे यार इतना लंबा ना करें आर्गुमेंट, मतलब तो इस तरह का मामला हुआ करता था। तो अब जब इलेक्शन कमीशन का, तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। इस फैसले में सिर्फ एक गलती है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत उस वक्त नहीं लगाई गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की थी ना। इलेक्शन कमीशन ने खुद, काजी फायज ईसा ने कहा था जब उसके खुद अपने गले में आ रही थी बात, तो उसने फिर सारा बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाला था और सारे जजों ने भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन एक फैसला नहीं पढ़ सका, ठीक है ना, और उसने अपनी मर्जी से फैसले किए तरह तरह से, तो सारा उसके ऊपर होनी चाहिए थी वहां पे तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन के किसी जिम्मेदार पे तौहीन अदालत लगी होती ना उस वक्त, तो फिर कहानी सीधी हो जानी थी।
अच्छा, फिर उसके बाद भी जब ये फैसला हो गया तो फैसला होने के बाद काजी फायज ईसा उसके अंदर रुकावट बना रहा, उस पर अमल दरामद में। लेकिन फिर हबीब साहब इसमें तो सवाल ये भी है ना, फिर उन जजेस को तो तौहीन अदालत भी लगानी चाहिए थी जिनके इस फैसले पे अमल नहीं हुआ। जी, फिर उन लोगों को लगानी चाहिए थी, जुलाई के फैसले पे तरमीम आ गई। हाँ। वो काजी फायज ईसा ने तो अदालत की बुनियादों में बारूद भर दिया ना, जिससे पूरी इमारत गिर चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की तामीर नौ होगी इस फैसले से। फैसल सिद्दीकी साहब ने भी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में यही बात इस फैसले से अगर ये फैसला अप होल्ड होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि बाजवा साहब तामीर नौ और तश्कील नौ होगी सुप्रीम कोर्ट की, या फिर पूरा दफन होगा, और या फिर मुकम्मल तौर पर आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में वही आपका नुक्ता नजर हो जाएगा जो जस्टिस मुनीर की सुप्रीम कोर्ट। आपका गुमान क्या? सिर्फ एक काजी साहब, फिर बाकी तमाम भी उसी सफ में आ जाएंगे। फैसल सिद्दीकी साहब ने ना बड़ी कमाल क्लोजिंग रिमार्क्स में उन्होंने ये बात की कि अगर तो लॉर्डशिप्स ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान में दर्ज अवाम का बुनियादी हुकूक और आइन की बुनियाद जो है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग मुंतखब करेंगे, चाहे डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट, चाहे वो नेशनल असेंबली सेनेट की हो या फिर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान जो ये नुक्ता वज़ा करता है ये दुरुस्त है, तो फिर कंप्लीट जस्टिस करें, वरना फिर आप देख लें लॉर्डशिप्स, ये उन्होंने वो कह दिया कि वरना फिर आप देख लें फिर आप कहाँ पे किस सफ में खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा हम तो केस हारना होगा हार जाएंगे, लेकिन मुझे इस अदालत की फिक्र है। ये केस वकील नहीं हारेंगे, पीटीआई भी नहीं हारेगी, ये केस सिर्फ और सिर्फ हमारा अदालती निजाम हारेगा। कटहरे में इस वक्त आपकी कटहरे में अदालती निजाम है, सीटों के बगैर क्या कुछ नहीं हो गया। 26 में यानी तरमीम हो गई ना, सब कुछ हो गया। हाँ। बाजू मरोड़ लिए गए ना, लोगों की बच्चियां अगवा कर ली गई, लोगों के घर तोड़ दिए गए, बिजनेस बर्बाद कर दिए गए, सब कुछ हो गया ना। अभी कमल शौजेब उसको बाहर नहीं जाने दिया बेचारी को, अगर उसके बच्चे की ग्रेजुएशन थी। यहाँ पे एजाज चौधरी प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, ये सारे लोग पड़े हुए हैं। अच्छा हबीब साहब, इससे पहले कि मैं ईरान और इसराइल वाले मामले की तरफ बढ़ूं, आज मरियम नवाज साहिबा के कंधे में कुछ तकलीफ हुई और वो म्यू हॉस्पिटल गई, उन्होंने खुद काउंटर से अपनी पर्ची बनवाई और फिर उनका MRI स्कैन हुआ और फिर उसके बाद जो भी डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन वगैरह दी, फिर वो घर चली गई। मतलब इसमें बताना ये मकसूद है कि वो इलाज के लिए म्यू हॉस्पिटल गई। थैंक यू वेरी मच। आगे ईरान की बात कर रहे थे। अच्छा, आप इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे? कांधों पे इतना पंजाब गवर्नमेंट का इतना बोझ है, इतना वजन है, तो पहले वो एक छोटी सी सर्जरी के लिए वो कहती थी ना मैंने लंदन पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान का इतना अच्छा हो गया बिलाखिर कि चलें उन्होंने अपना इलाज तो यहाँ से करवाना शुरू किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे और अनकरीब हम उम्मीद करते हैं कि उनके वालिद साहब का भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे, सिस्टम बड़ा बेहतर हो रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, पंजाब हुकूमत अगर नई गाड़ियाँ ख़रीद रही है तो ये तरक्की की अलामत है, ये फरमाया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कि सीनियर वज़ीर है। वज़ीरों की तरक्की हो रही है ना। नहीं, वैसे नई गाड़ियाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आजकल ये मशवरा है मोहतात रहना चाहिए बात करते हुए। अच्छा, हाँ, बस इतना ही मैं कहूँगा, इससे आगे कुछ नहीं, क्योंकि आगे कुछ नहीं, कुछ मुहद्दब अच्छा लेके ना वो नहीं होता था जैसे हम वो एक जासूस की एक पक्की तस्वीर होती थी, ठीक है ना, वो मुहद्दब अच्छा लेके बिल्कुल वो कोई ना कोई शख्स जो है वो कभी कोई चीज़ देख रहा होता था, कभी कोई चीज़ देख रहा होता था। तो मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि कुछ वज़रा ऐसे हैं अच्छा जिनके कागज़ श्रेड भी होते हैं ना, अच्छा, तो उसके बाद फिर वो उनको देखा जाता है। अच्छा, ये जो इसमें जोड़ लें दोबारा, ये जो N है इसका क्या मतलब है, ये जो MNS लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? अच्छा जी, तो बहरहाल इसलिए जिसके कागज़ों के ऊपर इतने मुहद्दब अच्छे लगे हो ना, उसको अपनी जुबान बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया। फिर वो एक इंडियन पुरानी फिल्म थी दो जासूस, हाँ, इसका गाना था दो जासूस करे महसूस के दुनिया बड़ी खराब है, उसी भी जासूस। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप समझे, आप यानी आप यूं समझ लीजिए, जासूसों में भी जासूस बैठे हैं, यूं समझ लीजिए कि मैंने एक दिन एक शख्स को मुहद्दब अच्छा पकड़े हुए देखा। ओह अच्छा। और वो बिल्कुल जमीन से झुका झुका मॉल रोड पे ऐसे फिर रहा था।
तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा कि यहाँ से अभी अभी मरियम औरंगजेब गुजर के गई है, तो मैं उनके कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ कि ये दुबई। मैंने कहा कि भाई तुम ख़याबा इरम ढूंढते हो? उसने कहा नहीं, उसने कुछ इस तरह की बात की कि देखना ये कदम जो है पाकिस्तान से बाहर कहाँ जाते हैं, अच्छा फिर ये पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में जाते हैं, इन कदमों के साथ दूसरे कदम कौन कौन से हैं। भाई इस तरह की बातें करने लगा। तो नहीं आता। हाँ, तो मैं तो भाई इस तरह की बातें मुझे तो समझ ही नहीं आती। अच्छा, नहीं आपको बड़ी समझ आती है और आपने आगे भी समझा दी हैं। अब समझने वालों की समझ पर है कि वो समझे हैं कि नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं हबीब साहब, ईरान और इसराइल वाला मामला। डोनाल्ड ट्रंप साहब G7 का इजलास अधूरा छोड़कर वापस पहुंचे वाशिंगटन। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वो सीज़ फायर कराने के लिए गए हैं। इस पर उन्होंने ये कहा कि सीज़ फायर जंग बंदी नहीं, हम इससे भी बेहतर चीज़ पे गौर कर रहे हैं। अब वो बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? या ट्रंप जंग का खात्मा, लेकिन जंग का खात्मा किस पॉइंट पर, क्या किस शर्त पर, या उसके लिए क्या चीज़ ऑफ़र होगी जंग के ख़ात्मे के लिए? ऐसे ही तो ईरान नहीं ख़त्म कर देगा, या ऐसे इसराइल तो ख़त्म नहीं कर देगा ना, उसके लिए कुछ निगोशिएशन भी होगी। हाँ, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से बात के लिए हो सकता है मैं जेडी वेंस को एक तो ये जो मामला है ना जंग का, डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं, दो जंगों के बारे में वो बात कर रहे हैं। पहले वो बात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की वर्सेस पुतिन, यानी यूक्रेन और रूस की जंग, वो अब तक बंद नहीं करवा पा रहे। अच्छा, और वो कह रहे थे कि मैं आते ही बस बंद करवाऊंगा, मैं एक बंदे को फ़ोन करूंगा, पुतिन को, ज़ेलेंस्की को। उन्होंने तो काफ़ी ख्वार कर दिया ना फरवरी में बिठा के अपने सामने। तो उसके बावजूद वो जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये जो जंग है इसके बारे में उन्होंने कहा था कि शुरू नहीं होनी चाहिए थी, अब शुरू हो गई है। तो वो पहले दिन से कह रहे हैं हम इसको बंद करवाएंगे, हम इसको बंद करवाएंगे। अब तक उन्हें जो कामयाबी हासिल हुई है वो सिर्फ पाक भारत सीज़ फायर कराने में हुई है। ये जो जंग है जो इसराइल और ईरान की हो रही है, इसमें जो इसराइल है वो एक फरीक है जो लड़ रहा है, इसराइल के साथ दूसरे फरीक हैं जो नहीं लड़ रहे लेकिन उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। इस खित्ते में इस वक्त बरतानिया के जहाज़ भी मौजूद हैं, कई बहरी बेड़ों का रुख ईस्ट एशिया से मशरक़ वस्ता की तरफ मोड़ दिया गया है, अमेरिका के। अच्छा, और कई जो तकरीबन यूरोप जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर ईरान की गज़ा में उनकी पोजीशन और है, लेकिन ईरान की हद तक उनकी पोजीशन कुछ और है जी। अच्छा, फिर ख़ुद अरब ममालिक के अंदर भी एक यकसुई इस बात पे तो है कि ईरान और ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन इस बात पर भी यकसुई है कि ईरान की एटमी सलाहियत पनपने ना पाए। ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है, मुतज़ाद व्यू है। यही व्यू यूरोप के अंदर है, यही व्यू अमेरिका के अंदर है। यानी अमेरिका भी जंग बंद करवाना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त एक है कि मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। हाँ। अच्छा, इसराइल के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है। इसराइल ने निहायत एहतियात से ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो ख़ास तौर पर रखे हैं अपने सामने, वो इसीलिए रखे हैं कि उसके इन दो ऑब्जेक्टिव से दुनिया की ब्रॉडली लोगों को इत्तफाक है। अब ये एक सूरत है कॉम्प्लेक्स। जंग बंद करवाना ज़रूरी है कि फैल ना जाए जी, और लेकिन बंद कहाँ पे हो? बंद इन दो मकासद के हुसूल के बाद हो। तो जब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने जंग बंद करवानी है, उस तरफ ईरान की तरफ से भी कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि वो जंग बंद करवाना चाहते हैं। जैसे कब्रस, साइप्रस वालों को उन्होंने एक्टिव किया, कुछ का बात चल रही है सऊदी अरब के साथ भी, वगैरह वगैरह कई जगहों पे गुफ्तगू जारी है। ईरान के पास ऑफ़र करने के लिए क्या है? अब ईरान को वो डील नहीं मिलेगी जो आज से 2 महीने पहले मिल सकती थी। अगर ईरान ने खुद ये सिलसिला शुरू किया कि हम जंग बंद करते हैं, देखिए ये दुनिया है, ये बिल्कुल उस वक्त जब ये ताकत के ज़ोर पे चलती है। अच्छा, क्या वो कोई ऐसा लॉस इन्फ्लिक्ट करता है
इसराइल के ऊपर कि इसराइल खुद मजबूर हो जाए जंग बंद करने पे। ये दो सूरतें ना जी। तो मैदान में किसकी पोजीशन मजबूत रहती है, सबसे पहले तो ये फैसला वहां पे होगा, और ये फैसला शायद एक दिन में नहीं होगा, अभी 5वां दिन है। और मशरिक़ वुस्ता की जंगों के बारे में कहा जाता है कि ये तो सालों चल जाती जी, ऐसे। तो जब ये सालों अगर चलने वाली कोई जंग है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जंग क्या सालों चल सकती नहीं, ऐसा देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जंग सालों चलेगी, लेकिन ये जंग, इस जंग का जो खात्मा है वो घंटों का और कल या परसों का नहीं। मिसाल के तौर पे इतनी जल्दी भी नहीं पाक भारत जंग के बारे में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो दुनिया को पता था ये ऑल आउट वॉर नहीं होगी, ये सबको पता था। हम पाकिस्तान में भी रह रहे थे, हम सब पाकिस्तानियों को पता था कि ऑल आउट वॉर नहीं होगी, क्योंकि हम इंडिया को भी समझते थे, इंडिया हमें भी समझता था। हम दोनों कई जंगें भी लड़ चुके हैं, और हमने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो चंद दिनों की जंगें, दोनों को अपने अपने स्टेक्स का भी, अपने स्टेक्स का भी, दोनों न्यूक्लियर पावर, और दोनों न्यूक्लियर पावर। सही बात है। वहां पे न्यूक्लियर डिटरेंट दोनों को रोकने वाला कोई नहीं। 1 2 ईरान ने जो सिलसिला शुरू किया है, ये जो अब आज तो सिर्फ एक टारगेटेड उन्होंने किया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को उन्होंने तबाह किया है जी। अब ये ईरानियन मीडिया का दावा है, और दूसरा मीडिया भी इसकी सपोर्ट कर इसको बता रहा है। देखिए, अब ये दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने जब ये उसके इनडिस्क्रिमिनेट हमले शुरू हुए थे तो उन्होंने फिर नेतन्याहू ने कह दिया था कि अच्छा, फिर अब तेहरान के शहरी इसकी प्राइस पे करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब आप तेहरान फिर छोड़ के निकल जाए। हाँ। तो देखें, जब आप सिविल आबादी पे अब इनडिस्क्रिमिनेट ना होने पाए ये जंग, नंबर 1, क्योंकि अगर ये इनडिस्क्रिमिनेट हो गई तो एक दफ़ा फिर ईरान के ऊपर बमबारी में और हमला जो है ना उसमें शिद्दत आ जाएगी। तो अब जो पोजीशन है ना वो ये है कि ईरान के पास ऑफर करने के लिए सरेदस्त कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो अभी उसको कुछ थोड़ा सा इस जंग को आगे लेके जाना है ताकि वो अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। हाँ। मुज़ाकरात की मेज़। लेकिन अकबर, मैं सोची थी इसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज़ का क्या होगा, वो जिसके लिए वो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे पाक भारत जंग बंद कराने का, उसके पीछे भी यही वो शायद अभी भी वो करवा लें। मैं तो काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ। फरीद ज़करिया एक बड़े मशहूर साफ़ी हैं, इंडियन ओरिजिन के अमरीकी साफ़ी हैं, GPS जो प्रोग्राम करते हैं, उनकी बुक है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। दुनिया इस वक्त एक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में दाखिल हो चुकी है, जो चीनी सदर ने भी कहा है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। अच्छा, उसमें समझने की बात यह है कि इट्स नॉट डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, ये आर्ग्यूमेंट फरीद ज़करिया का है। वो कहते हैं इट्स राइज ऑफ द रेस्ट। बाकी दुनिया इतनी राइज हो गई है कि ये यूनिपोलर नहीं रहेगी अब जी। ये अमेरिका का ऑर्डर ही नहीं अब इसके अंदर चलेगा। अब वो टाइम आ गया हुआ है। मैं तो अक्सर वही बात कर रहा हूँ, ना यूक्रेन ने मानी है बात, ना रशिया ने मानी बात, ना पाकिस्तान इंडिया ने, तो आपस में अपना एक मामला हुआ है। भारत तो अब तक नहीं मान रहा, भारत अभी तक नहीं मान रहा। हाँ, यहाँ पे इजराइल उसकी बात नहीं मानता, और ये बिल्कुल बाद में निकाली गई है ना स्टोरी। ये तुलसी गबार्ड की स्टेटमेंट चल रही है मार्च की कि वो नहीं बनाएगा, है ही नहीं। हाँ। तो मना भी किया हुआ था, लेकिन ट्रंप के पास ऑप्शन कोई नहीं थी अपनी फेस सेविंग के लिए। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे फिर बाद में कहना पड़ा हाँ जी हम इनके साथ हैं, वो अपनी फेस सेविंग है मेरी राय के अंदर। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। सादा सी बात। अच्छा, और मैं आपको एक अर्ज करूं, हम बड़े आराम से बाज़-औक़ात पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो इसको कहते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, दुनिया एक दफ़ा फिर वर्ल्ड मल्टीपोलर बन रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की अपनी पेचीदगियाँ हैं, एब्सोल्युटली होगी, और वो पेचीदगियाँ ये पहला वर्ल्ड ऑर्डर है ना, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर या एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है, ये निस्बतन सादा है। जब मल्टीपोलर हो जाता है तो दुनिया बहुत पेचीदा हो जाएगी, और ना सिर्फ पेचीदा हो जाएगी बल्कि उसमें क्या होगा कि उसमें कई मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ फिर असला बनाने के लिए और असला इकट्ठा करने के जुनून में, दैट इज डेस्टिन्ड टू हैपन ना जी, दैट इज नेक्स्ट थिंग टू, जैसे ही ये हुआ उसके साथ ही ये शुरू हो जाएगा। तो ये इतना सादा काम नहीं है। तो
अमेरिका के अंदर जो बहरहाल मेरा ख्याल है जिस तरह गोर्बाचोव आ गए थे ना रूस के अंदर और वो रूस को नहीं संभाल सके थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब वो गोर्बाचोव का रोल प्ले कर रहे हैं कि चीन के सदर को कहना पड़ रहा है कि भाई आपके बगैर भी दुनिया चल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस मामले में ईरान इस जंग को कितना लंबा खींच पाता है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।